हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ ए दिल का 25वां भाग। अगर आपको ये भाग समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ बाकी के भाग भी सुन लेना, तो आपको ये भाग समझ में ज़रूर आ जाएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे पागल, हमने वेज बिरयानी बनाई है, खुशी कहती है। तो क्या आप जब से यहाँ आई है चिकन घर में नहीं बना? माही कहती है, नहीं, आपके भैया ने इस बीच कहा था, लेकिन हम नहीं खाते, इसलिए उन्होंने भी घर पर बनाने को अभी तक तो नहीं कहा। खुशी कहती है, लगता है बच्चा सुधर रहा है। यह कह राघव हंसने लगता है और उसकी बात सुन माही, सना और आदित्य हंस पड़ते हैं। खुशी सबको खाना परोसती है और खाने को कहती है। खुशी, तू नहीं खाएगी हमारे साथ? आदि कहता है, नहीं भाई, आप खाओ, हम माही के भैया के खाने के बाद ही खाएंगे। खुशी कहती है, अच्छा एक बात बताओ, जब से आई हूँ तब से जीजू को माही के भैया कहकर पुकारती है, नाम से क्यों नहीं बुलाती? सना कहती है, वह क्या है ना, पहले के ज़माने में पत्नियाँ अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी। बड़े बुजुर्ग का कहना था, पति का नाम लेने से उनकी आयु बढ़ती घटती है। राघव कहता है, क्योंकि धीरज ने उसे बताया था कि खुशी उसका नाम लेकर उसे नहीं पुकारती। क्या बकवास है, माही कहती है। यह बकवास नहीं है, आजकल की जनरेशन यह सब बात नहीं मानती। समय के साथ बदलाव अच्छी बात है। अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती, और ज़रूरी नहीं, यह परंपरा है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। और हमारे भारत की संस्कृति औरतों को आगे बढ़ाना, उन्हें आज़ाद करना सिखाती है, ना कि परंपरा के नाम पर औरतों को बांधना। आदित्य माही को समझाते हुए, वाह, तुम्हें तो फीलों पर होना चाहिए था। सना ताली बजाते हुए कहती है, वही माही तो बस आदि को ही बिना पल के झपकाए देखे जा रही थी। खुशी की नज़रें माही पर जाती है और उसे आदि को ऐसे देखता देख मुस्कुरा देती है। फिर सबको कहती है, बस करो आप लोग, पहले खाना खा लीजिए, फिर बातें करिएगा, समझे। आप लोग। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर लिविंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और खुशी किचन में बर्तन रखने जाती है। तभी वहाँ आदि आता है और कहता है, खुशी। वही खुशी आदि को देख कहती है, भाई आप यहाँ चाहिए था क्या आपको? तभी आदि खुशी के पास आ उसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रख कहता है, आदि, तुम्हारे और जीजू के बीच सब ठीक तो है ना? खुशी आदि की बात सुन अपनी पलकें नीचे कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने आज तक अपने भाई से कभी कोई बात नहीं छिपाई थी, वो उससे सारी बातें शेयर करती थी। आदि खुशी को चुप देख कहता है, क्या तू अब भी उस इंसान से प्यार करती है जिसके बारे में तू कुछ जानती तक नहीं? देख, ऐसी बात है तो तू उसे भूल जा और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान दे। जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन अब यही तुम्हारे सब कुछ है। अरे भाई, मैंने बताया नहीं, ये वही है जिनको मैं प्यार करती आ रही हूँ। खुशी कहती है, सहयोग भी देखिए ना, हम मिले कभी नहीं, लेकिन शादी हो गई वहाँ जहाँ मेरा मन था। मैंने तो भोले से सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी भोले मेरी सुन लेंगे। आदि कहता है, शायद तेरा प्यार सच्चा था और तेरी दुआ भी। खुशी, हाँ भाई, वो बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं।
हाँ, कभी कभी उन्हें गुस्सा बहुत आता है, पर हमारे सामने जाने भर से वो शांत हो जाते हैं। वो जानते हैं हमसे कोई ऊंची आवाज़ में कुछ भी कहता है तो हम डर जाते हैं। खुशी धीरज की हरकतों और उसकी बातों की यादों में खोते हुए कहती है। धीरज की बात कहते हुए उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, जिसे आदि साफ देख पा रहा था। आदि, तू खुश है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। स्टडी रूम। वही धीरज स्टडी रूम से बाहर निकल अपने रूम में चला जाता है। उसके कानों में बार बार आदि की बात गूंज रही थी। राघव खुशी का पहला क्रश था। वो अपने मन में कहता है, ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम्हारा पहला प्यार मैं हूँ खुशी, तो क्रश कोई और कैसे हो सकता है। नहीं, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। धीरज किसी सनकी की तरह कहता है। आप लोग जाकर सो जाइए, वैसे भी बहुत रात हो गई है, तो चलकर कमरे में आराम क्यों नहीं कर लेते आप सब। खुशी हाल में आते हुए कहती है। वहीं खुशी की बात सुन सना और आदि उठते हुए कहते हैं, नहीं, हम घर जा रहे हैं, माही और राघव हैं यहाँ। हाँ, आदि कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोग रुक सकते हो यहाँ पर। राघव और माही एक साथ कहते हैं, नहीं यार, आजकल पापा का मिजाज ठीक नहीं रहता, मुझे जाना पड़ेगा। चल सना। यह कह वो उसका हाथ पकड़ता है और आगे चलते हुए कहता है, मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। वही आदि की बात सुन सना के कदम चलते चलते रुक जाते हैं। वही सना को आगे ना बढ़ता देख आदि पीछे मुड़कर उसे देख कहता है, क्या हुआ तुझे। वही सना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए आदि के गले लग जाती है। वही राघव को यह अच्छा नहीं लगता कि सना उसके गले लगी हुई है, और वही हाल माही का भी था। ना जाने क्यों उसे यह बात पसंद नहीं आई थी। आदि ने सना को खुद से दूर भी नहीं किया था। क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है। खुशी सना के पास जा कहती है। आदि सना को खुद से दूर कर उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर पूछता है, बात क्या है, मुझे बताओ। वही सना अपने और अपने पापा के बीच हुई सारी बात बता देती है। बस राघव उसके साथ गया था, यह नहीं बताती है। वही सना की बात सुन खुशी कहती है, तू भी ना पागल है। अंकल को तू अच्छे से मनाती तो वो क्यों नहीं मानते। तू नहीं जानती खुशी, वो इंसान के लिए झूठी शान दिखाना करना है। अपनी इज्जत की सिर्फ फिक्र है उन्हें। मैं जानता हूँ इसके पापा कैसे हैं। आदि गुस्से से कहता है, और तूने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। आदि कहता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। सना अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तो तू अब मुझे भूल जा। आदि गुस्से से बोलता है, देख आदि, मैं ऐसे ही परेशान हूँ। ने तो घर से निकाल दिया है, और अब तूने भी अपना ये सड़ा हुआ फेस गुस्से से लाल कर लिया है। सना वापस से अपने अवतार में आते हुए कहती है, ऐसे क्यों बोल रही है तू, मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी समझी। आदि कहता है, अच्छा तो मैं कहाँ रहूँगी, कौन से कमरे में, ज़रा मैं भी सुनूँ, क्योंकि इस खुशी के कमरे में तो मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती है। सना नौटंकी करते हुए कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, चल हम दोनों शादी कर लेते हैं। माँ को काम में हाथ बटाने के लिए बहू मिल जाएगी और मुझे बीवी। आदि कहता है, अपने दांत दिखाते हुए कहता है, शादी वो भी तुझसे कभी नहीं, समझा। सना कहती है। वही आदि की बात सुन माही और राघव दोनों के दिल में एक हलचल सी होने लगती है। खुशी सना का कान खींचते हुए नौटंकी कहेगी, कोई कहेगा कि तू अभी रो रही थी। आ आ छोड़, मुझे लग रही है
सना अपना कान छुड़ाते हुए कहती है, अब चलो भी, बहुत लेट हो गया है। आदि कहता है, हाँ हम निकलते हैं। सना कहती है, ठीक है, घर पहुँच कर फ़ोन कर देना। खुशी कहती है। सना की नज़र राघव पर जाकर टिकती है, लेकिन राघव उससे अपनी नज़रें फेर लेता है और उसकी यह हरकत सना समझ नहीं पाती कि उसने उसे इग्नोर क्यों किया। लेकिन फिर सना अपना सर झटक इन बातों पर ध्यान ना देते हुए बाय माही, बाय राघव, आदि कहता है। आदि की बात सुन माही और राघव फीकी मुस्कान से उसे बाय कहते हैं। उसके बाद आदि और सना दोनों वहाँ से चले जाते हैं। खुशी भी थाली में खाना निकाल कमरे की ओर बढ़ जाती है। धीरज का कमरा। धीरज बस बेसब्री से खुशी के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो धीरज की नज़र दरवाजे पर जाती है, जहाँ खुशी हाथ में खाने की प्लेट लिए खड़ी थी। खुशी की आंखें धीरज की आंखों से जा मिलती है और लाल पड़ी आंखों को देख वो डर जाती है और समझ जाती है कि वो बहुत गुस्सा है। खुशी अंदर आती है और टेबल पर खाना रखती है। तभी उसके कानों में धीरज की कड़क आवाज़ पड़ती है, जिससे खुशी को अपनी बॉडी जैसे जम सी गई हो लगती है। दरवाज़ा बंद करो और मेरे पास आओ, धीरज कहता है। वही खुशी जल्दी से दरवाजे के पास जा दरवाज़ा बंद कर देती है और धीरज के सामने जा अपना सर नीचे कर खड़ी हो जाती है। वही धीरज खुशी को झटके से खींच अपनी गोद में बिठा लेता है। वही धीरज के ऐसे खींचे जाने से खुशी तो हैरानी से उसे देखने लगती है, लेकिन धीरज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी एक उंगली को खुशी के गाल पर घुमाते हुए कहता है, जो पूछूंगा, जितना पूछूंगा बस उसका उतना ही जवाब देना, ना कोई भी झूठ मुझे नहीं सुनना। खुशी वही धीरज की ठंडी उंगली खुशी के चेहरे पर जब घूम रही थी तो खुशी के माथे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आ गई थी। लेकिन धीरज की बात सुन खुशी बस अपना सर हाँ में हिला देती है। तो क्या तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो? धीरज पूछता है। वही धीरज के मुंह से पनिशमेंट की बात सुन खुशी घबरा जाती है और हैरान नज़रों से धीरज को देखती है। हाँ या ना? खुशी धीरज फिर पूछता है। खुशी डर से अपना सर हिला देती है। वेरी गुड, यह कह वो खुशी को अपनी गोद में उठा कमरे से बाहर निकल जाता है। वही धीरज के ऐसे उठाने से खुशी अपने हाथ धीरज के गले में डाल देती है और हकलाते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? जस्ट बेटा लिटिल बेबी, आई प्रोमिस यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। धीरज अपनी डेविल स्माइल करते हुए कहता है। वही खुशी तो बस डरी सहमी नज़रों से उसे देखती रह जाती है। धीरज खुशी को गोद में उठा विला से बाहर निकल आता है और खुशी को कार में बैठा देता है। फिर खुद भी कार में बैठकर कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाता है। वही खुशी धीरज को डरी नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धीरज को अचानक क्या हुआ है। वही धीरज भी कुछ नहीं बोलता और अपनी कार फुल स्पीड में चलाने लगता है। कार इतनी तेज़ चल रही थी कि खुशी का गला सूख रहा था। वो हकलाते हुए कहती है, खुशी सुनिए, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, हमें लग रहा है। धीरज वही खुशी की बात सुन धीरज अपनी गाड़ी और स्पीड में कर देता है। खुशी धीरज को गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए देख अब ना कहना ही बेहतर समझती है और अपनी सीट बेल्ट को टाइट से पकड़ लेती है। कुछ ही देर में धीरज की कार एक जोरदार ब्रेक के साथ शहर के बाहर जंगलों में आकर रुकती है। वहीं गाड़ी के ऐसे ब्रेक लगने से खुशी
डैशबोर्ड से टकराने वाली थी, जिसके डर से खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन खुशी को चोट लगती उससे पहले धीरज अपना हाथ रख देता है, जिससे खुशी को चोट नहीं लगती। खुशी को जब कुछ महसूस नहीं होता तो वो धीरे से अपनी आंखें खोल देखती है और उसके सामने एकदम अंधेरे को देख वो डर कर जल्दी से धीरज की ओर देखती है, लेकिन धीरज उसे नहीं देखता। धीरज कार से बाहर निकल जाता है और फिर खुशी को भी कार से बाहर निकालता है। दोनों ही कुछ देर चलते हैं तो खुशी को एक घर दिखाई देता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। धीरज खुशी को ले घर के अंदर जाता है और वहाँ बने तहखाने की ओर ले जाता है। खुशी भी बस उसके साथ चली जा रही थी। धीरज तहखाने में सामने पड़ी चेयर पर बैठ जाता है और खुशी को अपनी लेक पर बिठा लेता है। वही खुशी की नज़रें सामने थी, जहाँ टाइगर खड़ा था और उसने किसी आदमी को बांध कर रखा था। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? खुशी हकलाती हुई कहती है। ताकि तुम देख सको मैं अपने दुश्मनों को कैसे सज़ा देता हूँ। फिर धीरज टाइगर से कहता है, इसने कुछ कहा कि नहीं? वही शेरा नामे सिर हिला देता है।